हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। मेरा नेम है ऋचा। तो कल हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जितने भी बेसिक्स थे वो हमने सभी कुछ डिस्कस कर लिए थे। अब हमें आज कुछ न्यू टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक्चुअल में आज हम ये देखेंगे, कल की क्लास में हमने देखा कि क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। अब सारे कल हमने डिस्कस तो ये सब कुछ कर लिया, लेकिन कल हमने ये चार्ट भी डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं ये चार्ट आपको दोबारा से क्यों दिखा रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं आपको ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हिंदी में भी बताऊंगी। कल मैंने आपको सिर्फ इंग्लिश में बता दिए थे। एंड आज हमें डिस्कशन भी कहीं ना कहीं यही से करना है। हम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी समझेंगे, मीडियम रेंज भी समझेंगे, प्रोपल्शन भी समझेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, गाइडेंस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो प्रक्षेपण मार्ग के आधार पर क्रूज मिसाइल जो है ये दो टाइप की होती हैं। एक होता है क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। अब वहीं अगर हम लॉन्च मोड के बेसिस पर देखें, हिंदी में भी इसे लॉन्च मोड ही बोला जाता है और हिंदी में इसे भी रेंज ही बोला जाता है। और वॉरहेड के बेसिस पे प्रोपल्शन और प्रणोदक, प्रोपल्शन जैसे हो गया प्रणोदक, और गाइडेंस हो गया निर्देशन प्रणाली के आधार पर। सो चलिए देखते हैं। लॉन्च मोड के आधार पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हो गई, सतह से हवा तक, और सतह से सागर तक। उसके अलावा हवा से हवा तक हो गई, हवा से सतह तक। फिर यहाँ पर सागर से सागर हो गई और सागर से सतह तक हो गई। और एंटी टैंक मिसाइल को एंटी टैंक मिसाइल ही बोला जाता है हिंदी में भी। वहीं अगर हम रेंज के बेसिस पे देखते हैं तो हिंदी में भी रेंज के बेसिस पे जो मिसाइल्स के नेम हैं वो सेम ही होते हैं, बस शॉर्ट को हिंदी में शॉर्ट लिख दिया जाता है, मीडियम को मीडियम लिख दिया जाता है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को वैसे ही लिख दिया जाएगा हिंदी में, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। वहीं वॉरहेड के बेसिस पे देखें तो वॉरहेड के आधार पर दो तरीके की मिसाइल होती हैं। एक हो जाती है परंपरागत मिसाइल और एक होती है सामरिक मिसाइल। वहीं अगर हम निर्देशन प्रणाली के आधार पर देखें यानी गाइडेंस सिस्टम पे, तो वायर गाइडेंस हो गया, कमांड गाइडेंस हो गया, टेरेन कंपैरिजन गाइडेंस हो गया, उसके अलावा स्थलीय गाइडेंस हो गया, और उसके अलावा जड़त्वीय गाइडेंस, बीम राइडर गाइडेंस, लेजर गाइडेंस, और आरएफ और जीपीएस गाइडेंस। तो ये सारे हो गए। वहीं अगर प्रोपल्शन के बेसिस पे यानी प्रणोदक के आधार पर, तो सॉलिड प्रोपल्शन यानी कि ठोस प्रणोदक, लिक्विड प्रोपल्शन यानी कि तरल प्रणोदक, और हाइब्रिड प्रणोदक। उसके अलावा रैमजेट हो गया, स्क्रैमजेट हो गया, और क्रायोजेनिक प्रोपल्शन हो गया। तो इतनी कहानी थी जो हमने देखनी थी कल के क्लास में। अब चलिए इनका ही डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको कल की क्लासेस में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। कल हम अपना बैलिस्टिक मिसाइल तक हमने जो भी हमारा डिस्कशन था वो हमने खत्म कर लिया था। अब हमें प्रक्षेपण मोड के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड देखना है, जिसके बारे में बैलिस्टिक मिसाइल ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब हमें जो बैलिस्टिक मिसाइल देखनी है वो देखनी है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड यानी प्रक्षेपण मोड के आधार पर बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो चलिए आज का डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लॉन्च मोड से डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये जो होती हैं मिसाइल्स, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो भी मिसाइल्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पृथ्वी 1 हो गई, पृथ्वी 2 हो गई, अग्नि 1 और अग्नि 2 जो है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के एग्जाम्पल पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1 एंड अग्नि 2। वहीं कुछ मिसाइल्स सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं, जैसे सतह से हवा तक मार करने वाले कुछ प्रक्षेपण यंत्र, जैसे कि त्रिशूल हो गया। त्रिशूल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल कैटेगरी की मिसाइल है। वहीं सतह से समुद्र तक मार करने वाले प्रक्षेपण यंत्र जैसे सरफेस टू सी मिसाइल हो गया, जिसके एग्जाम्पल है निर्भय और शौर्य। ठीक है, उम्मीद है इतनी कहानी जो है ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। हवा से हवा तक मार करने वाली यानी एयर टू एयर मिसाइल, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अस्त्र,
वहीं हवा से सतह तक मार करने वाली यानी एयर टू सरफेस मिसाइल, एग्जाम्पल हो गए ब्रह्मोस मिसाइल और हेलेन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। समुद्र से समुद्र यानी सी टू सी मिसाइल का एग्जाम्पल है K-15, और सी टू सरफेस मिसाइल यानी समुद्र से सतह तक मार करने वाले जो प्रक्षेपण यंत्र हैं वो है धनुष। और एंटी टैंक मिसाइल में नाम आ जाता है नाग का। कुछ होती हैं एंटी टैंक मिसाइल्स, जिसमें से सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हो गया नाग का। चलिए, उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, कि रेंज के बेसिस पे मिसाइल किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या होती हैं, तो मारक क्षमता के आधार पर क्रूज मिसाइल जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी की होती हैं लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल। अब ये लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती हैं, तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनकी जो मारक क्षमता है वो यानी कोई भी टारगेट गिवन किया गया है, तो वो टारगेट अगर मान लीजिए 1000 किलोमीटर से अगर ज़्यादा का है तो वो लंबी दूरी की सब सोनिक जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो इस टारगेट को हिट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं। अब ऐसी कौन सी मिसाइल हैं जो इस तरीके की मिसाइल्स हैं, तो जैसे AGM-86B हो गया, AGM-129 ECM जो कि अमेरिका की है, DH चाइना की है, निर्भय इंडिया की है, बाबर 2 पाकिस्तान की है। ठीक है, तो ये हो गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट आ जाता है मध्यम दूरी की। अब मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो इनकी जो मारक क्षमता होती है यानी जो इनका टारगेट ये जो हिट करती हैं वो टारगेट, अगर कोई भी टारगेट 1000 किलोमीटर से अगर कम डिस्टेंस का है या कम दूरी का है तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल। जैसे कि AGM-158 हो गई जो कि अमेरिका की है, KD-63 चाइना की है और बाबर जो है वो पाकिस्तान की है। तो ये कुछ अलग अलग देशों की भी मिसाइल्स हैं जो अ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास है, ये एक्चुअली में क्लासिफिकेशंस है। जैसे मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल हो गई तो उसमें ये सारी मिसाइल्स आती हैं। वैसे ही कम दूरी की, अब इसमें सिर्फ आपको ये सब याद नहीं रखना है कि कौन से देश की कौन सी मिसाइल है या किस तरीके से वो वर्क कर रही है। आपको ये जो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है तो उनका आपको मारक क्षमता सिर्फ याद रखनी है। ठीक है, यानी लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता कितनी हो गई, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, उसके अलावा फिर आपको याद रखना है कि जो मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी मारक क्षमता क्या है, 1000 किलोमीटर से कम। उसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं कि इंडिया की कौन सी मिसाइल है। उसके अलावा कम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल, तो इनकी जो मारक क्षमता होती है, जो टारगेट पॉइंट इनका होता है जिसे हिट कर सकती हैं, वो विद इन 300 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। जैसे कि C-801 हो गई जो कि चाइना की है, C-802 भी चाइना की है, राद ईरान के पास है, नूर ईरान की है, KH-35 रूस की है, RGM-84 हारपून US की है। ये कुछ कम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर हम मारक क्षमता के आधार पर देखते हैं तो ज़्यादातर क्रूज मिसाइल जो हैं वो सब सोनिक क्रूज मिसाइल का ही वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि अगर उसका रीज़न ये है कि अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में बात करते हैं तो अभी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो हैं वो ज़्यादातर अपने विकास के चरण में है, जबकि सुपरसोनिक मिसाइल्स की जो मारक क्षमता होती है वो लगभग मान लीजिए कि 100 से 500 किलोमीटर्स की बीच में ही होती है। लेकिन अगर टाइम पड़ने पर इन्हें जो है वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इनकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ी बहुत ही बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती हैं वो सब सोनिक श्रेणी की जो मिसाइल्स होती हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा चलिए नेक्स्ट जो है ये, हाँ, इंडियाज़ की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी, जैसे कि ब्रह्मोस हो गई जो कि 300 किलोमीटर तक अपना टारगेट हिट कर सकती है, निर्भय जो है वो 1000 किलोमीटर तक अपना टारगेट हिट कर सकती है, प्रहार जो है वो 1500 किलोमीटर तक, पृथ्वी 2 जो है वो 250 किलोमीटर, अग्नि 1 जो है वो 700 किलोमीटर। और ये मिसाइल्स हैं जो इस तरीके से दिखती हैं।
अग्नि 2 जो है वो 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 3500 किलोमीटर तक का टारगेट हिट कर सकती हैं। वहीं आप अग्नि सीरीज की जितनी भी जो मिसाइल्स है, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे जैसे मिसाइल्स का नंबर बढ़ रहा है वैसे ही उनका जो एक डिस्टेंस लेवल है टारगेट हिट करने का, वो भी बढ़ रहा है। ठीक है। उसके अलावा अग्नि 5 जो है वो 3500 किलोमीटर, वहीं अग्नि 5 जो है वो 5000 किलोमीटर, के 15 जो है ये सब लॉन्च्ड मिसाइल ये 700 किलोमीटर, उसके अलावा के 4 जो है ये 3500 किलोमीटर। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, ये इंडिया का एरिया हो गया, ये 1000 किलोमीटर हो गया, ये 2000, ये 3000, ये 4000, ये 5000, लास्ट यहाँ पे एरिया जो है ये 5000 दिया गया है। 5000 की अगर हम बात करें तो बेसिकली उसमें हमारे पास कौन सी मिसाइल है, उसमें हमारे पास अग्नि मिसाइल है। ये मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ, तो आपको नेम जो है ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा। बस उसके लिए अगर हिंदी में आपको लिखना होगा तो आप सिंपली ऐसे लिख देंगे 5। ठीक है। तो ये कुछ हमारी इंडिया की कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कुछ क्रूज मिसाइल्स हैं। अब हमें मारक क्षमता के आधार पर बैलिस्टिक मिसाइल देखनी है। अभी हमने मारक क्षमता के आधार पर क्रूज मिसाइल देखा था, तो चलिए अब मारक क्षमता के आधार पर बैलिस्टिक मिसाइल्स देख लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स किस तरीके से वर्क करती हैं। तो मारक क्षमता के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम, जो आईसीबीएम आगे अगर हम देखेंगे तो आप अगर नेम कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ देखिएगा तो वहां पे आपको अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल समझना है। ऐसी मिसाइलों की मारक क्षमता जो है वो 5500 किलोमीटर से ज्यादा की होती है, जैसे कि अग्नि 5 हो गया, अग्नि 6 हो गया, पीस कीपर जो कि अमेरिका की है, DF-31 जो कि चाइना की है। ठीक है। उसके अलावा मध्यमवर्ती यानी इंटरमीडिएट दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि IRBM मिसाइल्स हो गई, इनकी मारक क्षमता जो है वो 3500 से 5500 किलोमीटर के बेसिस पे हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर उदाहरण के तौर पे देखें यानी इनके अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो अग्नि 3 और अग्नि 4 जो हैं वो IRBM कैटेगरी की मिसाइल्स हैं जो कि इंडिया की हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की IRBM कैटेगरी की शाहीन है, DF-3A चाइना की है और PGM-17 जो है वो US की है। ये सारी इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। उसके अलावा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं यानी MRBM, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो इनकी मारक क्षमता जो हमें बेसिकली देखने को मिलती है वो 1000 से 3500 किलोमीटर तक ही होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें अग्नि जो कि इंडिया की है, शाहीन 2 पाकिस्तान की, DF-21 चाइना की। उसके अलावा जैसे कि आपने देख रहे होंगे कि मैं ये सारी मिसाइल्स जो हैं ये अलग अलग तरीके के बेसिस पे बताऊंगी। अभी मैं आपको वेलोसिटी के बेसिस पे बताऊंगी, रेंज के बेसिस पे भी बता रही हूँ। तो बहुत सारे आप फैक्ट देख रहे होंगे, तो ये फैक्ट सिर्फ मैं आपको रटने नहीं बैठना है, क्या करना है कि आपको प्रॉपर नोट्स रिवीजन करते रहना है। उस रिवीजन में आप देखेंगे कि जो आपके इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो ऑलरेडी आपको धीरे धीरे करके याद होता चला जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी ये फिक्र मत करिएगा कि आपको याद नहीं हो रहे हैं, इतने सारे फैक्ट हो गए, हम कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये बहुत ही आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, प्रॉपर सारे नोट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते जाइएगा ताकि दिमाग में रह जाए। हाँ, रिवाइज करते जाइएगा। यहाँ से बहुत फैक्चुअल डेटा पे इंफॉर्मेशन पूछी नहीं जाती, लेकिन जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ें तो अगर मैं वहाँ पे आपको कुछ बताऊं या आगे के ही लेक्चर्स में जब इनका हम पूरी मिसाइल्स को एक साथ देखेंगे, जब रिवीजन करेंगे थोड़ा सा 5-10 मिनट में ही, तो उसमें IRBM, MRBM, ये सारी मिसाइल्स के ICBM, इन सारी मिसाइल्स के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक ये तो आइडिया लगे कि अगर उन्हें हम ठीक है रेंज के बेसिस में, जैसे अभी हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे, अग्नि का देखेंगे,
अग्नि 1 2 3 4 5 सभी के बारे में देखेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल, सारी मिसाइल्स के बारे में इवन हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती जाएँ, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा, बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत मन में एकदम टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो कि होती हैं एसआरबीएम यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं इनकी मारक क्षमता जो है वो 1000 किलोमीटर से कम देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा कि इनकी जो मारक क्षमता है वो 1000 किलोमीटर से कम होती है। जैसे अग्नि और शौर्य हो गया जो कि इंडिया की है, गजनी व अब्दाली जो कि पाकिस्तान की है, जेरुको जो है वो इसराइल की है। तो ये बहुत सारी मिसाइल्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट उसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है मिसाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉर हेड, यानी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं अब वो हमें वॉर हेड के बेसिस पे देखनी है कि वॉर हेड के बेसिस पे ये किस तरीके से वर्क करती हैं। अगर हम वॉर हेड के बेसिस पे देखें तो दो तरीके की मिसाइल्स हमें देखने को मिलती है। एक होता है कन्वेंशनल वॉर हेड और एक होता है स्ट्रेटेजिक वॉर हेड, यानी परंपरागत वॉर हेड एंड सामरिक वॉर हेड। अभी कन्वेंशनल वॉर हेड क्या है और स्ट्रेटेजिक वॉर हेड क्या है? जैसे अगर हम कन्वेंशनल वॉर हेड की बात करें तो ये क्या है, कन्वेंशनल वॉर हेड यानी जो परंपरागत वॉर हेड में उच्च ऊर्जा के विस्फोटक जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें जो विस्फोटक इस्तेमाल किया जाता है वो उनकी जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम स्ट्रेटेजिक वॉरहेड की बात करें जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो ज़्यादा उपस्थित होते हैं, जिन्हें ज़्यादा पैमाने पर या बड़े पैमाने पर, यानी मान लीजिए कि कोई भी टारगेट दिया गया है, उस टारगेट में ज़्यादा एरिए में या ज़्यादा विस्फोट करना है, विध्वंस अगर फैलाना है तो किस तरीके के वॉर हेड्स यूज किए जाते हैं? स्ट्रेटेजिक वॉर हेड। देखिए स्ट्रेटेजिक वॉर हेड कब यूज किए जाते हैं? स्ट्रेटेजिक वॉर हेड जो है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित होते हैं। अगर वहीं पर जैसे कोई भी उसमें देखते हैं कि ज़्यादा ब्लास्ट करना है या ज़्यादा एरिया को अफेक्ट करना है तो स्ट्रेटेजिक यूज़ किया जाएगा, और अगर थोड़ा कम विस्फोट करना है तो वहीं पे कन्वेंशनल वॉरहेड यूज़ किया जाएगा। अब जैसे कन्वेंशनल की बात करते हैं तो उसमें जैसे कन्वेंशनल में आरडीएक्स वगैरह, टीएनटी वगैरह आपने देखा होगा कि इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं निर्देशन प्रणाली के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस भी होता है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस की हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस में हमें वायर गाइडेंस और कमांड गाइडेंस, दो तरीके का गाइडेंस देखने को मिलता है। वायर गाइडेंस में अगर हम बात करें तो जिसमें कमांड जो है वो वायर के थ्रू दी जाती है, यानी कोई भी कमांड जो भी दी जाएगी वो याद रखिएगा उसके थ्रू दी जाएगी, वायर के थ्रू। बट जो कमांड निर्देशन होता है उसमें कमांड रेडियो रडार या फिर लेजर इम्पल्सन या फिर एक पतला सा वायर होता है या फिर ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं उसके थ्रू दिया जाएगा। यहाँ पे कमांड वायर गाइडेंस में सिर्फ वायर के थ्रू दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेडियो रडार, लेजर इम्पल्स या फिर पतले वायर के थ्रू भी दी जा सकती है। वहीं अगर हम टेरेन कंपैरिजन निर्देशन की बात करें यानी टेरेन कंपैरिजन गाइडेंस की बात करें, जिसमें भूभाग के समोच्च रेखा जो होती है वो मानचित्र के तुलना में क्रूज प्रक्षेपास्त्र निर्देशन के लिए किया जाता है। मेनली जैसे कि इनका जो है कोई भी एक एरिया या कोई भी पाथ डिसाइडेड है, लेकिन अगर वो सरफेस में है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल गाइडेंस जिसमें जो भी तारों के कोड़ों को जो माप करने के लिए जो भी यानी तारे वगैरह हैं उनके कोड़ों को माप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेरेस्ट्रियल। और वैसे ही इनर्शियल गाइडेंस होता है जिसे जड़त्वीय निर्देशन कहा जाता है। बीम राइडर निर्देशन भी होता है, बीम राइडर गाइडेंस, लेजर गाइडेंस और जीपीएस रेफरेंस। तो इसमें अलग अलग तरीके से सभी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जीपीएस वगैरह इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने लगा है जीपीएस वगैरह, ठीक है। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनपीटी,
सो उम्मीद है कि इतने टॉपिक में आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आखिर एनपीटी क्या है? एनपीटी के बारे में मैं बताने से पहले आपको जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन्हें पहले डिस्कस कर लेती हूँ आखिर वो टॉपिक हैं क्या। तो चलिए, जैसे एनपीटी की अगर हम बात करें तो आखिर एनपीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो हमें वो डिस्कस करना है कि एनपीटी का आखिर क्या रेलेवेंस था, क्यों ये उसमें आई। तो देखिए, उससे पहले हम जैसे वेपन्स के बारे में बात करते हैं, तो हमने वेपन्स के बारे में ही देखा था कि वेपन्स के बारे में भी मैं अपनी क्लासेस में बताऊंगी। जैसे हमारी जो कल की क्लास होगी, तो कल की क्लास में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि वेपन्स में जैसे न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, केमिकल वेपन क्या होता है, बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है, या फिर डर्टी बॉम्ब या रेडियोलॉजिकल बॉम्ब क्या होते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन थोड़ी थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो जैसे ही हम न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करते हैं, या कहीं ना कहीं अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो आपने न्यूक्लियर फिजन के बारे में सुना होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में सुना होगा। आखिर ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस किस तरीके से होती है, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। चलिए, पहले मैं आपको नॉन कन्वेंशनल वेपन्स बता देती हूँ कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरीके से। सो चलिए, ये हमारी न्यू स्लाइड है, यहाँ पे मैं आपको नॉन कन्वेंशनल वेपन्स बता देती हूँ। कल की क्लास में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सो डोंट वरी। बट उससे पहले एनपीटी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस कर देती हूँ। तो नॉन कन्वेंशनल वेपन्स में फर्स्ट वेपन आ जाते हैं जो कि होते हैं न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन। सेकंड हो गया केमिकल वेपन। थर्ड टाइप के वेपन हो गए बायोलॉजिकल वेपन। आखिर ये वेपन होते क्या हैं? जैसे कि देखिए, सभी वेपन्स की जो मैं बात कर रही हूँ, इनको कहीं ना कहीं केमिकल्स के थ्रू, जैसे आज के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि मिसाइल्स वगैरह कहीं ना कहीं वर्क करती हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स जैसे बहुत सारे ऐसे वेपन ऐसे हुए हैं, युद्ध वगैरह या मैस डिस्ट्रक्शन किए गए हैं, आगे हम सभी के बारे में बात करेंगे। डर्टी बॉम्ब, या फिर इन्हें रेडियोलॉजिकल बॉम्ब भी बोला जाता है। अगर हम इन सभी वेपन्स की बात करते हैं, तो इन सभी वेपन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोला जाता है, यानी ये वेपन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाले वेपन। तो ये सारे वेपन्स होते हैं। अब मैंने कल की क्लास में आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको दो टर्म, सॉरी कल की क्लास में नहीं, अभी की उसमें बताया था, दो टर्म लिए थे। एक था न्यूक्लियर फिजन एंड सेकंड था न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए, तो डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फिजन की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए, जैसे इस टाइप से आप मान सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये दो बड़े बड़े न्यूक्लियस। तो ये जब दो बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से को हिट करते हैं, टकराते हैं, तो ये किस में टूट जाते हैं? स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और किस में बदल जाते हैं? न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये स्प्लिट होना स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो वही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का लिब्रेशन है, टूट के ये जो बिगर बिगर फॉर्म में होते हैं, तो बिगर फॉर्म से ये किस में आ जाते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाते हैं। तो उसी रिएक्शन को न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोला जाता है। अब ये रिएक्शन जनरली इस्तेमाल किस में की जाती है? तो ये जनरली प्लूटोनियम एंड यूरेनियम में इस्तेमाल की जाती है। वहीं अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है।
यहाँ पे क्या था, ये बड़े 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 पार्टिकल्स थे। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में सेम वही हो जाता है कि मान लीजिए कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है मिल के क्या बना लेते हैं, एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। जब भी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जो फास्ट मूविंग न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं, और उनसे जो उनसे एक क्या होती है, एनर्जी निकलती है। उसी एनर्जी को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोला जाता है। उन्हीं से, याद रखिएगा, जो एनर्जी निकल कर आती है उसी को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोला जाता है। और जनरली ये जो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हीलियम में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें से कौन सी एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, और एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करती है। ठीक है। वहीं अगर हम जैसे बात करते हैं, चलिए अब हमें ये सारा मैंने आपको बताया। अब ये वेपन्स जो हैं, इन सभी वेपन्स को सेपरेटेड हम कल की क्लास में मैं आपको पीपीटी लगा के पूरा एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन एक हिस्ट्री रही है न्यूक्लियर वेपन्स की एक ग्लोबल लेवल पर। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे वेपन्स सिर्फ इंडिया को ही हार्म करेंगे। इनकी एक हिस्ट्री जो है वो ग्लोबल लेवल पर है, क्योंकि ये सभी नेशंस को हार्म कर सकते हैं। तो चलिए 1935 के दौर से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में उस टाइम पे वर्ल्ड जो था वो ऑलरेडी दो पावर्स में बटा हुआ था। एक थी एक्सिस पावर और एक थी एलाइट पावर। अब एलाइट पावर में कौन कौन से नेशंस थे और एक्सिस पावर में कौन कौन से नेशंस थे वो देखते हैं। तो अगर हम एक्सिस पावर की बात करते हैं, 1935 के ही दौर में वर्ल्ड दो उसमें बटा हुआ था। एक्सिस पावर में थे जापान, जर्मनी और इटली। वहीं अगर हम एलाइड पावर कंट्रीज की बात करें, तो अलाइड पावर कंट्रीज में थे यूएसए, यूएसएसआर, चाइना एंड यूके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थी, वहीं जब 1913, अब ये कंट्रीज जो थी वो एक्सिस पावर कंट्रीज एंड अलाइड पावर कंट्रीज। अब अगर अलाइड पावर कंट्रीज में हम बात करें, जैसे यूएसए था, यूएसएसआर था, तो ये बहुत सारी जो कंट्रीज थी ये ऑलरेडी आगे निकलने की होड़ में लगी हुई थी। दोनों ही एक्सिस पावर कंट्रीज एंड अलाइड पावर कंट्रीज। तो 1939 का जो दौर था वो वर्ल्ड वॉर टू का दौर था, यानी बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू का दौर था। अब यहाँ पे ऑलरेडी यूएसए जो था वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, ऑलरेडी वेपन्स की टेस्टिंग कर रहा था। वहीं यूएसए जो था वो यूएसए भी बिल्कुल पीछे नहीं था। कभी अभी जब मैं स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी तो स्पेस टेक्नोलॉजी में जब हम मिशंस की बात करेंगे, यूएसए के मिशंस की, यूएसएसआर के मिशंस की, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि दोनों कंट्रीज में ही आगे निकलने की होड़ लगी हुई थी। फिर फाइनली यूएसएसआर की इकोनॉमी ने उतना साथ नहीं दिया जितना यूएसए की इकोनॉमी ने साथ दिया। तो यूएसएसआर जो था वो काफी अलग अलग उसमें पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो चलिए अब यहाँ पे कहानी देखते हैं। 1939 का दौर जो था वो वर्ल्ड वॉर टू का दौर था। 1945 में एक्चुअल में हुआ क्या कि यूएसए जो था वो अपनी टेस्टिंग कर रहा था, और यूएसए ने अपनी टेस्टिंग कहाँ पर की थी, जापान की दो प्लेसेस हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये आप सभी ऑलरेडी जानते होंगे कि जब ये टेस्टिंग की गई थी तो कितना ज्यादा मैस डिस्ट्रक्शन वहां पर हुआ था। लोग जो हैं, आज भी वहां के लोग जो हैं उस एरिया के पर्टिकुलर वो बहुत सारे डिसीजेस से ग्रस्त होते हैं। आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो यूएसए ने, जापान की दो प्लेसेस हैं, कौन कौन सी, हिरोशिमा, हिंदी में भी इसे हिरोशिमा ही बोलते हैं, बस लिख उसे हिरोशिमा देंगे, और नागासाकी।
डेट कौन सी थी? डेट थी 6 अगस्त 1945 एंड नागासाकी की डेट थी 9 अगस्त 1945। 3 डेज का फर्क था। अब ये दोनों जो बॉम्ब यहाँ पे गिराए गए थे हिरोशिमा में और नागासाकी में, तो दोनों के कोड नेम रखे गए थे। जैसे हिरोशिमा में जो गिराया गया था उसका नेम रखा गया था लिटिल बॉय, एंड नागासाकी में जो मैस डिस्ट्रक्शन हुआ था उसका नेम रखा गया था फैट बॉय। तो अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए सिर्फ इतना याद रखना है, डेट अगर नहीं भी याद रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनके जो कोड वर्ड हैं वो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कर लीजिएगा। एक्चुअली में ये फैट मैन था, लिटिल बॉय था एंड फैट मैन था। उसके बाद अब जब यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये थी कि अब सारी कंट्रीज में होल्ड लगी हुई थी एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वर्ल्ड को एक यूनाइट करना था, क्योंकि अगर नहीं किया जाता यूनाइट तो शायद सारी कंट्रीज जो थी वो प्रभावित हो सकती थी, क्योंकि हर कंट्री कहीं ना कहीं जो बड़ी कंट्री थी वो अब यहाँ पे यूएसए ने वो किया। अब इससे कहीं ना कहीं जो जापान जो था वो एक सदमे में था, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो उसने उतने पर्टिकुलर एरिया को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित किया था। तो उसके कुछ टाइम बाद यानी 1965 में एक रिव्यू मीटिंग बिठाई जाती है। और रिव्यू मीटिंग के 3 साल बाद ही यानी 1968 में ही क्या आता है? एनपीटी आती है, यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है परमाणु अप्रसार संधि। तो न्यूक्लियर एनपीटी आती है, 3 साल बाद रिव्यू मीटिंग बिठाई जाती है, रिव्यू मीटिंग का ही 3 साल बाद नतीजा निकल कर आता है 1968 में एनपीटी, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब यहाँ पे होता क्या है कि 1962 के ही दौर में चाइना ने क्या किया था? इंडिया को डिफीट किया था वॉर में। अब ये इंडिया की भूमिका देखते जाइए। अब ये एनपीटी तो मैं अभी बताऊंगी कि एनपीटी एक्चुअल में है क्या, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एनपीटी में आखिर इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया, आखिर क्या थी एनपीटी। चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एनपीटी में एक्चुअल में बात क्या रखी गई थी वो सारा कुछ अब हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके आगे के इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह के बारे में बताऊंगी और इंडिया ने इस पर साइन क्यों नहीं किए। एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। तो परमाणु अप्रसार संधि यानी परमाणु अप्रसार, निशस्त्रीकरण और नाभिकीय तकनीकों को शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रयासों में एक हिस्सा थी। मतलब कि एनपीटी में ये कहा गया था कि जो भी एनपीटी में साइन करेगा तो वो नेशन जो है वो ना ही न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है, ना ही किसी भी कंट्री को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अगर एक्सेप्ट जो है अगर वो कोई भी यूएनएससी का मेंबर नहीं है। उसके अलावा जितने भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो सभी को अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिमोलिश करना पड़ेगा, यानी कि खत्म करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं वर्ष 1968 में इसमें हस्ताक्षर करने का सिलसिला चालू हुआ। ये इसमें बात कह दी गई कि जो भी कंट्रीज हैं वो पहली चीज तो ये कि बनाएंगी भी नहीं, किसी दूसरी कंट्रीज को ट्रांसफर भी नहीं करेंगी, और अगर है किसी के पास तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर कंट्री का ये कार्य होगा कि ग्लोबल लेवल पर पीस फैलाने का कार्य किया जाए। अब इसमें ये लेकर आई गई 1968 से ही। इसमें अलग अलग जो कंट्रीज थी उन्होंने साइन करना चालू कर दिया। 1970 के दौर में आफ्टर 2 इयर्स बाद ही 1970 में ये जो एनपीटी थी वो प्रभाव में आ गई।
अब इसका जो मेनली उद्देश्य था वो परमाणु हथियारों का जो विस्तार हो रहा था टाइम टू टाइम, अलग अलग कंट्रीज जो थी वो बना रही थी, तो उसके इसके विस्तार में मेनली जो थी उसमें ये प्रभाव में लाना था और रोक लगाना था कि इनका जो विस्तार हो रहा है उसमें रोक लगाया जाए। और इससे पहले इसी संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो है वो उसे ही सिर्फ माना जाएगा जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले ही परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता था न्यूक्लियर नेशन का। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 1974 में। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अगर इंडिया जो है वो एनपीटी में साइन कर देता तो वो न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग नहीं कर सकता था। तो इसीलिए मेन रीजन यही था कि इंडिया ने जो है वो अब 1974 में साइन नहीं किया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि संधि के अनुसार जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश और गैर परमाणु शक्ति वाले देशों को परमाणु हथियार करने में ना ही कोई भी नेशन जो है वो सहायता देगा, और ना ही अगर कोई जो है अगर परमाणु संपन्न देश भी हैं और जो देश संपन्न नहीं हैं तो उनसे ये हथियार भी नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे ऐसे बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह जो है वो हम अदर कंट्री से खरीद लेते, लेकिन एनपीटी में सीधा ये कहा गया कि कोई भी कंट्री जो है वो इसे सेल करने के पर्पस से नहीं कर सकती। अब क्योंकि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण विकास के लिए बात की गई थी तो इसमें जो है ज्यादातर ये जो संधि है वो परमाणु तकनीक हस्तांतरण जारी रखने की अनुमति देती है। इसमें ये कहा गया कि ये जो प्रणाली विकसित की गई है ये ज्यादातर सुरक्षा के पर्पज से की गई है। अब इसकी जो कमांड थी एनपीटी की वो किसे सौंपी गई? वो सौंपी गई आईएईए को। आखिर ये आईएईए है क्या? ये है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो कि सभी गैर परमाणु देशों के नागरिक को उनके परमाणु कार्यक्रमों में पूर्ण और स्वतंत्र प्रवेश की सुविधा प्रदान करती है। और ये इन देशों में परमाणु संयंत्र और सुविधाओं को समय समय पर निरीक्षण भी करती रहेगी कि कहीं किसी देश ने जो है वो बना तो नहीं रहा। अब इसमें जब ये वो किया गया तो इसमें से टोटली जो है इस संधि में 5 परमाणु संपन्न राष्ट्रों समेत 191 देशों ने इसमें टोटल 191 देश ऐसे थे जिन्होंने इसमें हस्ताक्षर किए थे। सो अब वो ऐसे कौन कौन से नेशंस थे 1970 में? अब ये वही चीज जो है वो ऑलरेडी इंग्लिश में एक इमेज जो है वो लगा दिए। अब जैसे फर्स्ट डिकेड जो है वो रेटिफाइड टू एसिड 1968 से 1977 का रेटिफिकेशंस का वो चला, सभी कंट्रीज ने साइन वगैरह किए। उसके फाइड सेकेंड डिकेड हुआ, थर्ड डिकेड हुआ जिसमें 1988 टू 1988, क्यूबा 2000। आखिर ये है क्या, ये सभी बात करती हूँ। उसके अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने कभी भी साइन इस पर नहीं किए हैं, वो है इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सुडान। तो इन्होंने इसमें से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं तो उनके बारे में सभी के बारे में अभी मैं डिटेल में बताती हूँ। तो अब कुछ ऐसी कंट्रीज जिन्होंने कभी भी इस पर जो है वो जिसके बारे में हम बात करते हैं कि साइन नहीं किए या फिर तो चलिए अब इसमें से ऑलरेडी एनपीटी में कौन कौन सी वो कंट्रीज में आपको बता देती हूँ पहले कि वो कंट्रीज जो ऑलरेडी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। ठीक है, तो यूएसए था जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे, रशिया हो गया, यूके हो गया और फ्रांस हो गया और चाइना हो गया। अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये इसमें से कौन कौन से नेशंस हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी? हमें यूएसए से भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे लिए अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी होते तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। रशिया से तो हमारे अच्छे खासे रिलेशन थे तो ये भी नहीं करता, यूके भी नहीं करता और फ्रांस भी नहीं करता। बट हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात कौन सी कंट्री थी? वो थी चाइना, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूक्लियर टेस्टेड कंट्री थी, इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे।
इससे ऑलरेडी हम एक वॉर जो थे वो चाइना से हार चुके थे। तो इन फ्यूचर कभी वॉर की स्थिति होती या कुछ भी होता तो चाइना के पास जो थे वो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये एक प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए इंडिया ने, उसका मेन मोटिव यही था। और उसके अलावा चाइना जो थी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर सकता था, तो एक हमारे लिए ये भी एक बड़ा रीजन था। तो चलिए, अब इंडिया के ऑब्जेक्शंस क्या थे आखिर एनपीटी में साइन ना करने। देखिए, जब उस समय एनपीटी की मीटिंग हुई तो उस समय पे हमारी प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी जब वहां पे गई तो उन्होंने एनपीटी पर साइन करने से मना किया। अब उन्होंने कुछ ऐसे रीजंस दिए, अब डायरेक्टली हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि हम साइन नहीं करेंगे या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो अब उन्होंने कुछ ऐसे वो दिए। अब जैसे उन्होंने ये कहा कि पहली चीज तो ये, उन्होंने पहला ही पॉइंट रखा कि कोई भी टाइम नहीं गिवन है। अब ये टाइम नहीं गिवन है कि मतलब क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स के डिसआर्मामेंट्स में कि कब तक ये डिमोलिश किए जाएंगे या कौन सी कंट्रीज जो है वो डिमोलिश करेंगे, इस तरीके का कोई भी जो है वो ऑलरेडी इसमें नहीं दिया हुआ है, टाइम पीरियड नहीं दिया। उसके अलावा कंट्री जो है जो वर्ल्ड है पूरा वो दो लेवल, दो वर्ल्ड में, दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। एक वो कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और एक वो कंट्री जिसमें से न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, क्योंकि ये जो 5 कंट्रीज थी जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे, बट उसके अलावा ऑलरेडी जो सारी कंट्रीज थी जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। तो इंडिया का पॉइंट ये था कि वर्ल्ड जो है वो दो हाफ में बढ़ जाएगा, जो कि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। अब उसमें से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किए, चलिए वो मैं बता देती हूँ। सो फर्स्ट कंट्री जो थी वो ऑलरेडी इंडिया ही थी, जिसने कभी भी एनपीटी पर साइन नहीं किए। अब ऑब्वियसली अगर इंडिया ने नहीं किए तो पाकिस्तान क्यों करेगा, इंडिया ने नहीं किए तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा। उसके अलावा इजराइल और साउथ सूडान, ये वो कंट्रीज थी जब एनपीटी में उसी समय सिग्नेचर हो रहे थे तो इन्होंने सिग्नेचर्स नहीं किए। अभी अगर प्रेजेंट टाइम में आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि प्रेजेंट टाइम में कितनी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी एनपीटी की सिग्नेटरी मेंबर्स नहीं हैं, तो आप 6 कहेंगे। अगर एक्चुअल देखा जाए तो वो 4 कंट्रीज थी, इंडिया थी, पाकिस्तान थी, इजराइल थी और साउथ सूडान। बट 2 कंट्रीज और कौन कौन सी हैं, वो है नॉर्थ कोरिया। अब ये नॉर्थ कोरिया का क्या सीन है, नॉर्थ कोरिया ने एक्चुअल में 2003 में विड्रॉ कर दिया था एनपीटी से, ठीक है। तो साउथ कोरिया भी आ गया नॉन सिग्नेटरी मेंबर्स में, प्लस ईरान। अब ईरान में क्या है, ईरान जो था जब उस समय पे एनपीटी में सिग्नेचर्स हो रहे थे तो एनपीटी में ईरान ने सिग्नेचर किए थे, बट ईरान जो है वो रेटिफायर मेंबर नहीं है। इसीलिए एनपीटी में 6 कंट्रीज हो जाती हैं जिन्होंने ऑलरेडी साइन नहीं किए। चलिए, तो इतना जो था, इतनी कहानी थी एनपीटी में। अब हमें ये देखना है इंडिया का इसमें क्या रोल है। तो इस संधि के प्रावधानों के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत लंबे समय से परमाणु संपन्न राष्ट्रों के एकाधिकार की आलोचना करता रहा है। यानी अगर इंडिया की बात करें तो उसी साइन पर भी इंडिया ने जो थी वो काफी ज्यादा आलोचना की कि वर्ल्ड जो है वो 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा, जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी कारण अब इंडिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 1974 में किया था। ये भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से। और इसीलिए अब जो संधि के जो प्रावधान थे तो उसमें जो है वो इंडिया ऑलरेडी जो सारी कंडीशंस है वो इंडिया बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करता है। तो इसीलिए इंडिया को उसके मुताबिक भारत यानी परमाणु मुताबिक भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो है वो नहीं माना गया है। अब संधि के मुताबिक हस्ताक्षर करने के लिए उसे अपने परमाणु हथियार जो हैं वो नष्ट करना होगा। और जो एक एजेंसी का गठन किया गया
जो तकनीक को अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी भी करना होगा। अब इसका मेन मोटिव क्या था एनपीटी का? एनपीटी का सिर्फ इतना मोटिव था कि जो असुरक्षा वर्ल्ड लेवल पे बढ़ती जा रही है, तो उस असुरक्षा को कम से कम किया जाए। तो मेनली जो था वो यही मोटिव रख के इसमें किया गया था। भारत क्षेत्रीय असुरक्षा को देखते हुए भी ऐसा करने को कभी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया की बॉर्डर जो है वो भी अलग अलग कंट्रीज के साथ शेयर करती है, एंड हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे कि हम अपनी जो बॉर्डर्स है उन्हें सेफ कर सकें। उसके अलावा इसके बावजूद परमाणु निशस्त्रीकरण के व्यापक उद्देश्य और संधि की मूल भावना के अनुरूप जो है वो काम है। तो मेनली इंडिया ने जो है इसके ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी बताए आपको कि इंडिया के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया। चलिए अब हम बात करते हैं अपने न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो 1974 में किया। क्या न्यूक्लियर टेस्ट करना 1974 में हमारे लिए इतना इजी था जितना इजीली मैंने आपको बता दिया? जी नहीं, बिल्कुल भी इतना इजी बिल्कुल भी नहीं था इंडिया के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे रिसोर्सेस हमारे पास नहीं थे। ऑलरेडी एजेंसी का गठन हो चुका था, जो ऑलरेडी जिन्होंने साइन नहीं किया या जिन्होंने साइन भी किया है, तो वो एजेंसी जो है वो पूरे तरीके से देख रेख करती थी, उसमें देखती थी कि कहीं कोई कंट्री जो है वो टेस्टिंग ना कर ले। तो आखिर किस तरीके से टेस्टिंग की गई, चलिए इंदिरा गांधी के दौर से शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी जो थे वो उस समय पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। जब वो वहां से आई तो उन्होंने पूरा मन जो था वो बना लिया था कि हमें न्यूक्लियर टेस्ट करना है। इसकी बहुत सारी आगे की जो स्टोरी है वो ऑलरेडी मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में बताऊंगी, डोंट वरी। अभी यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी स्टोरी बता रही हूँ। तो उन्होंने बुलाया राजा रमन्ना को, ठीक है। और राजा रमन्ना की ही देख रेख में सारा कुछ जो है वो फर्स्ट टेस्टिंग हुई। कहाँ पे? पोखरण में, जिसे पोखरण 1 के नाम से दिया गया। कब की गई थी ये? 18 मई को की गई थी, 18 मई 1974 को। अब जब ये टेस्टिंग जो थी ये बिल्कुल ही सफल रही थी, तो इसे नेम क्या दिया गया था? इसे नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्धा जो है वो मुस्कुराए, बुद्ध मुस्कुराए। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि मैं ये यहाँ पे डिस्कस करूंगी, वो वहाँ पे डिस्कस करूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं से रिलेट करती, इसलिए मैं आपको ऐसा बोलते जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्माइलिंग बुद्धा जो है वो मुस्कुराए, हमने अपना फर्स्ट टेस्टिंग कर लिया, पूरे वर्ल्ड को ऑलरेडी पता चल चुका। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि जब हमने अपना जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग किया, तो अब हमारे जो कंट्रीज ने उसमें मेनली यूएसए ही था, यूएसए ने इंडिया में सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए। तो अब जब इंडिया में उसमें बात की गई यूरोनियम की, अब जो तारापुर रिएक्टर था, तो अब जब उसने यानी यूएसए ने यूरेनियम देना बंद कर दिया, तो अब जो हमारा तारापुर रिएक्टर था जो उसी के बेसिस पे चलता था, अब वो टोटली क्या हो गया? शट डाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम, अब जब हमने फर्स्ट टेस्टिंग जो थी वो हमारे लिए इतनी ज्यादा आसान नहीं थी। कोई भी कंट्रीज जो थी वो हमारे साथ नहीं थी, और अगर साथ देना भी चाहती थी तो भी उनकी कुछ मजबूरियां थी जो वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो इंडिया की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर सेक्शंस इम्पोज कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई। अब आता है 19 नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का दौर, 1991 का दौर। उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। ये भी टेस्टिंग्स जो थे वो करना चाहते थे, बट इनके टाइम ने साथ नहीं दिया, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में इंडिया में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके थे। अ, अगर हम बात करें कि इंडिया में सही तरीके से उस समय पे इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे वो बहुत ज्यादा थे, जिसमें वो टेस्टिंग को लेकर ये बात जो थे वो ये कह सकते हैं कि भूल ही चुके थे।
उसके बाद 1998 का दौर आया और 1998 के दौर में उस समय पे प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी जब बने तो उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया और अगेन मीटिंग वगैरह हुई और ये कहा गया कि अब आपको टेस्टिंग करनी है। तो उस समय पोखरण 2 नाम दिया गया और टेस्टिंग की गई। इसमें से एक्चुअली में 2 टेस्टिंग की गई थी, एक शक्ति 1 और एक शक्ति 2। शक्ति 1 एंड शक्ति 2। शक्ति 1 की जो टेस्टिंग की गई थी वो 11th मई को की गई थी एंड शक्ति 2 की जो टेस्टिंग की गई थी वो की गई थी 13th मई की। सो ये टेस्टिंग जो थी वो की गई थी। अब ऑलरेडी जो थी वो यूएसए ने यूरेनियम में जो बैन था वो ऑलरेडी लगाया हुआ था। तो यूएसए ने ऑलरेडी बैन जो था वो कब हटाया, जाकर 2008 में। अब ये 2008 में डायरेक्टली नहीं उसने हटा लिया था अपने जो सैंक्शंस लगाए थे, उसकी भी एक स्टोरी है। अब वो स्टोरी क्या है, चलिए वो भी। पाकिस्तान में, अब जैसे पाकिस्तान की हम टेस्टिंग की बात करें तो पाकिस्तान के उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने बुलाया डॉक्टर अब्दुल कलाम, मत सोचिएगा, अब्दुल कादिर खान को। और इन्होंने सारा टेस्टिंग का जिम्मा जो है वो इनको दिया। अब इन्होंने, पाकिस्तान ने जो एरिया डिसाइड किया वो डिसाइड किया छगई। अब इन्होंने छगई जो एरिया है वो डिसाइड किया और उसी को नाम दिया छगई 1। अब ये कब की बात है, ये बात है 28 अगस्त 1998 की। अब छगई की अगर बात करें तो छगई जो है ये काफी ज्यादा हिली एरिया आ जाता है। अब हमें बात करनी है 2001 की। आखिर 2001 जो ये मैंने नॉर्मली ऐसे ही आपको बता दिया, ये इतना कोई इसका रेलेवेंस नहीं है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टोरी बता रही थी मैंने आपको बता। लेकिन 2001 का इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली में 2001 में हुआ क्या था, उस समय पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। उस समय हुआ था पार्लियामेंट अटैक, जो कि पाकिस्तान ने किया था। अब उस समय पे देश में काफी ज्यादा अफरा तफरी मच चुकी थी एंड प्रॉब्लम ये थी, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ये था कि इसे आखिर किस तरीके से डील किया जाए। तो 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ। अब प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो डायरेक्टली अटैक करना चाहते थे उसमें पाकिस्तान में। उन्होंने डायरेक्टली जो है वो मीटिंग बुलाई और डायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि मैं जो है वो अपनी ऐसा बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने डायरेक्टली ये कहा था कि मुझे जो कल की नेक्स्ट मॉर्निंग टी चाहिए वो पाकिस्तान में चाहिए, पाकिस्तान वाले एरिया में चाहिए। आखिर इसका अगर हम डिप्लोमेटिक मीनिंग निकालते हैं तो इसका डिप्लोमेटिक मीनिंग क्या निकलता है? इसका डिप्लोमेटिक मीनिंग निकल कर ये आता है कि पाकिस्तान ने हमारे सिर्फ पार्लियामेंट में अटैक किया है, मुझे कल मॉर्निंग तक यानी नेक्स्ट मॉर्निंग तक पाकिस्तान का जो है वो पूरा सफाया चाहिए। तो अब पाकिस्तान को ऑलरेडी ही रोग नेशन बोला ही जाता है। तो पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर हम आपको बहुत ज्यादा हार्म नहीं भी कर सकते तो आपके इंडिया के कुछ एरिया जैसे दिल्ली हो गया तो उसे तो नक्शे से बाहर ही कर सकते। तो डायरेक्टली वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बयान दिया था कि आप तो सिर्फ हमारा कुछ एरिया ही हटा सकते हो, हम तो पूरे वर्ल्ड लेवल से जो पाकिस्तान है, तो यानी जो विदेशी नक्शा है उससे पूरे पाकिस्तान को ही हटा सकते। तब यहाँ पे एक ये स्थिति बन चुकी थी कहीं ना कहीं कि वॉर जो है वो हो जाएगा। तो अब
पाकिस्तान ने कांटेक्ट किया यूएसए के साथ। अब यूएसए जो था वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश में था इंडिया के साथ। अब जो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब यहाँ पे यही जो वो आया, यानी अमेरिका ने ये कहा कि हम जो भी आपके ऊपर हमने, आप ये सारा छोड़ दीजिए, मत वो करिए, माफ कर दीजिए, जितने भी सैंक्शंस हमने आप पर इम्पोज किए थे वो हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब यहाँ पे मेनली जो थे, अब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये काफी डिप्लोमेटिक पर्सन, तो इन्होंने कहा कि अमेरिका ने ये कहा, यूएसए ने कहा कि जितने भी आप पर हमने सैंक्शंस लगाए हुए हैं वो सारे हम वो कर देंगे। और फिर इंडिया एंड यूएस के बीच एक डील हुई जिसे इंडो यूएस डील भी बोला जाता है। उसके अलावा और इसे 1-2-3 डील भी बोला जाता है। आखिर इसे 1-2-3 डील क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बात ऑलरेडी कह दी गई यूएसए के द्वारा, लेकिन इंडिया ने ये कहा कि ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी, यानी जो आर्टिकल 123 में ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अमेरिका के कि जो कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी आप किसी भी कंट्री को आप न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो है वो नहीं प्रोवाइड करोगे। तो अब इसमें अमेरिका ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अमेरिका ने फाइनली क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में अमेंडमेंट किया और फिर ये डील जो है वो सामने आती है। और फिर उसके बाद जो ऑलरेडी अमेरिका ने जो भी सैंक्शंस वगैरह लगाए थे वो भी सैंक्शंस हटा लिए। अब कहीं ना कहीं जब उसके अलावा जब चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था 1964 में, तो चाइना ने ऑलरेडी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का यूज किया था। अब अगर हमें इंडिया को जो एक प्रॉब्लम दिख रही थी कहीं ना कहीं, वो इंडिया को प्रॉब्लम दिखनी बंद हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो चाइना ने जो टेस्टिंग की वो ठीक है, लेकिन उसने जो है वो नो फर्स्ट यूज के तहत टेस्टिंग की। सेम वैसे ही इंडिया ने भी ये बात रखी कि इंडिया के पास भी जो वेपन्स हैं, तो जिस कंट्री के पास नहीं है उन पर पहली चीज वो कि न्यूक्लियर वेपन्स का वो इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा जो है वो इंडिया ने भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात की कि इंडिया जो है वो नो फर्स्ट पॉलिसी पर ही काम करेगा। उसके अलावा चाइना ने भी यही बात की कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम जो थी वो खत्म हो चुकी थी। उसके बाद कल से जो हम अपना डिस्कशन है वो न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, सारे वेपन्स की बात करेंगे। फिर उसी में निकल कर आया था वास्तेनार अरेंजमेंट, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं तरह रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।